अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट मोस्ट वेलकम। गैस लॉस, आज हमारी गुफ्तगू गैस लॉस पे रहेगी। याद रहे कि गैस के बिहेवियर को समझने के लिए डिफरेंट गैस लॉस जो है मुख्तलिफ ज़मानों में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करते रहे, जिनमें आपने यकीनन नाम सुना हुआ है रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान गैस को ड्राइव किया। फिर सर जैक चार्ल्स आए, उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान गैस लॉ ड्राइव किया। इस तरह से मुख्तलिफ अदवार में जो है वो डिफरेंट गैस लॉज जो है वो आते रहे, ताकि गैस के बिहेवियर को हम सही तरह समझ सकें। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि गैस के बिहेवियर को समझने के लिए जिन करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है उनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ज़रूरी है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। और गैस के मास को बिलामूम नंबर ऑफ मोल्स में शो किया जाता है। पी प्रेशर है गैस का, सब जानते हैं कि वो जो गैस मालिक्यूल जिस बर्तन में होते हैं, गैस मालिक्यूल ज़ाहिर है रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, मुसलसल हरकत करते रहते हैं, तो वो बर्तन की दीवारों पर या उसकी पिस्टन पर जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिट एरिया पर, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। और जितनी भी जगह गैस ने घेरी होती है बर्तन में, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। बर्तन छोटा होगा तो वॉल्यूम कम, बर्तन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा। या इसका इन्हिसार पिस्टन की मोशन पर भी है कि पिस्टन मूव करके अगर ऊपर चला जाए, पिस्टन कहते हैं सिलेंडर का ढकना जिसमें गैस बंद है, तो बाज़-औक़ात वो जो पिस्टन या ढकना होता है मूवेबल होता है, बाज़-औक़ात फिक्स्ड भी होता है। फिक्स्ड है तो वॉल्यूम फिक्स कहलाता है, और अगर पिस्टन मूवेबल है तो बाकायदा जो है वो उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तीसरी चीज़ टेम्परेचर है। इस पर तो हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मालिक्यूल्स कॉल्ड टेम्परेचर। फिर ज़ाहिर है गैस का एक पर्टिकुलर मास भी होगा जिसको नंबर ऑफ मोल्स से शो किया जाता है। तो इस सिलसिले में आइए रीडिंग करते हैं गैस लॉस के हवाले से। जो आपका पहला पैराग्राफ है वो क्या कहता है? यस, गैस लॉस। गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, यानी जिस बर्तन में भी डालेंगे आप उसी की शेप अख्तियार कर लेती है। ना उनकी कोई फिक्स शेप होती है, जैसा बर्तन होगा वैसी शेप होगी। एंड देयर वॉल्यूम at same mass can be altered by changing the pressure as well as the temperature। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो गैसेज हैं नो फिक्स वॉल्यूम और शेप, एंड देयर वॉल्यूम एट सेम मास, उनका जो वॉल्यूम है सेम मास पर, कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर, उसको हम चेंज कर सकते हैं प्रेशर चेंज करके, एज वेल एज टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज करके भी। यानी प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करके आप उनका जो वॉल्यूम है उसमें रद्द बदल कर सकते हैं, बशर्ते कि मास को आप फिक्स रखें या मास कांस्टेंट रखें। गैसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 4 वेरिएबल्स। गैसेस को 4 वेरिएबल्स के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया: प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर। मास एंड टेम्परेचर, वही 4 वेरिएबल्स आगे जो भी डिस्कस किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर। द रिलेशन बिटवीन एनी 2 वेरिएबल्स इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली वाइल कीपिंग द अदर 2 कॉन्स्टेंट्स। यानी जब गैस लॉज बनाए जाते हैं तो इन 4 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स को तो फिक्स कर दिया जाता है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते, और बाकी 2 के दरमियान चेंज मालूम किया जाता है। यानी बाकी 2 को जो है चेंज किस तरह से एक चेंज होगा तो उसके लिहाज से दूसरा कैसे चेंज हो रहा होगा। तो 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान किस किस्म की चेंजिंग होती है
वो डिस्क्राइब की जाती है, और कोई से भी दो जो हैं वेरिएबल उनको कांस्टेंट रखा जाता है। मिसाल के तौर पर बॉयज़ लॉ है, तो बॉयज़ लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया गया है, जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है और मास को कांस्टेंट रखा जाता है। फिर से किस किस को, टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखकर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो चेंज मालूम किया जाता है। आइए देखें स्टूडेंट कैसे होता है ये आर्टिकल 15.2.1 चैप्टर 15 बॉयल्स लॉ कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, बॉयल लॉ बयान करता है कि वॉल्यूम V ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P। किसी भी गिवन मास यानी फिक्स, गिवन मास से मुराद फिक्स्ड मास है, फिक्स मास ऑफ अ गैस, उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर P के। जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी में कमी वाक़ई होगी। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोवाइडेड द टेम्परेचर T ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, बशर्त ये कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। यानी यहाँ पर ये एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और ऊपर गिवन मास की सूरत में, वर्डिंग की सूरत में मास को भी कांस्टेंट कर दिया। और फिर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब रिलेशनशिप निकाला तो लॉ कहता है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसको यूँ लिखा जाएगा V, और ये प्रोपोर्शनल की साइन 1/P। जब दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन्हें लिखने का ये स्टाइल है, बीच में जो साइन है वो प्रोपोर्शन का है, एक तरफ V और दूसरी तरफ P रेसिप्रोकल में लिखा गया है, क्योंकि दोनों के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद प्रोपोर्शनल यहाँ पे P को लेफ्ट पर भेज देंगे तो P भी हो जाएगा इज इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे तो जो उनका प्रोडक्ट है यानी प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से होगा मामला। अच्छा, उसके बाद फिर वो आगे कह रहे हैं कि वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ ऑन अ ग्राफ एज शोन इन फिगर 15.4a। यहाँ पर आपको 15.4a फिगर ये वाली नज़र आ रही होगी, दिस वन, ये 15.4a फिगर है, उसका ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया गया है और वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया गया है, और ये एक कर्व पाथ जो है वो हासिल हुआ है। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। या अगर आप ग्राफ को ऐसे बनाना चाह रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर में इजाफा हो रहा है। तो दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि दोनों एक दूसरे के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी डिस्क्राइब कर दूँ आपके लिए। वो ये देखें, दो पॉइंट्स नज़र आ रहा है आपको, ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला फाइनल पॉइंट है। यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँ, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एक प्रेशर एक्सिस पर जिसने प्रेशर एक्सिस को P1 पे कट किया, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, और यहीं से एक लाइन नीचे ड्रॉ की, देखें यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम एक्सिस को कट कर रहा है, इसको हमने V1 का नाम दे दिया। इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप चाहें तो A कह दें, ये पॉइंट A है कि जिस पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ पर P1 और V1 का एक प्रोडक्ट ले लिया जिसको ऊपर लिखा गया है, क्योंकि कानून के मुताबिक प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो P1 और ये है V1। अगर आप गौर से देखें तो ये P1 और V1 जो आप पॉइंट नज़र आ रहे हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये एक रेक्टेंगल में बना देता हूँ, ये रेक्टेंगल देखिए ज़रा सा इसको। तो P1 और यहाँ पर V1 ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगी, और इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो P1 V1 से हासिल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी एक तरह से देखा जाए तो ये 0 से लेकर V1 तक ये एक तरह की लेंथ हो गई, और
नीचे से वहाँ तक P1 एक तरह की हाइट हो गई या ब्रेथ हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई तरफ चौड़ाई से रेक्टेंगल का एरिया हासिल हो जाता है। उसके बाद एक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तवज्जो रहे, ये ग्राफ किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सपोज B का। तो यहाँ जो है जब चूँकि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रेशर घटता चला जाएगा और इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद प्रेशर P2 हो गया, जिसको यहाँ शो किया गया है, और वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया। इज दैट क्लियर? वही प्रोसेस जो पॉइंट ए पर आपने किया था वही पॉइंट बी पे कीजिए। तो प्रेशर कम होकर P1 से P2 हो गया और वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया। फिर एक और रेक्टेंगल बनेगी, आप गौर से देखें, ये रेक्टेंगल एक और फॉर्म होगी। अगर मैं दिखम बड़ी खिचपिच हो जाएगी डायग्राम, तो उसमें P2 को आप V2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूँ हमने लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई कम हो गई, तो अभी फिर रेक्टेंगल हासिल होगा। लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया सेम वही निकलेगा जो पहले वाले रेक्टेंगल का निकला था, बस ये कि उसमें लंबाई चौड़ाई तकरीबन बराबर ली गई थी, तो इतना फ़र्क नहीं था। यहाँ पे लंबाई बढ़ गई है तो चौड़ाई कम हो गई है। इसका मतलब है कि लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ इस तरह से कम ज़्यादा होंगी कि उनका जो प्रोडक्ट है यानी एरिया वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज़ को टू स्टेट्स के लिए ऊपर लिखा गया है, P1 V1 ऐसे लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में देख लूँ, नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब देख लें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी ये जो चीज़ लिखी ना यहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ये वही है। ये इनिशियल स्टेट के लिए और ये फाइनल स्टेट के लिए। इनिशियल स्टेट A मान लीजिए, इसको फाइनल स्टेट B मान लीजिए। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और भी डिस्कस की है, एक और ग्राफ डिस्कस किया है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के दरमियान है। V का मतलब है वॉल्यूम। अगर आप इसका 1/V रेसिप्रोकल लें तो इसको 1/V लिखेंगे। अब ये रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम कहलाएगा। अगर आप ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ना बनाएं बल्कि प्रेशर और रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम के दरमियान बनाएं, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एक्स एक्सिस पर आप वॉल्यूम ना लें बल्कि 1/V रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम लें, और वाई एक्सिस पे आप प्रेशर ही लें जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 1/V है तो जाहिर सी बात है मीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा, पावर स्मूथ चली जाएगी, पर वो हमारी अभी बहस नहीं। तो फिर एक स्ट्रेट ग्राफ हासिल होता है, याद रखिएगा। कैसा ग्राफ हासिल होगा? एक स्ट्रेट। तो अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उनको जहन में रखिएगा कि जब दो क्वांटिटीज़ रेसिप्रोकल होती हैं तो डायरेक्ट उनका ग्राफ लेने पर पैराबोलिक पाथ बनता है। इस तरह ये पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है आपको, पहली डायग्राम। और जब उनमें से एक क्वांटिटी का ग्राफ दूसरी क्वांटिटी के रेसिप्रोकल के साथ दिया जाता है तो उस सूरत में फिर स्ट्रेट ग्राफ हासिल होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो देखा आपने, ये बॉयल्स लॉ था। इसको अगर आप मज़ीद डिस्क्राइब करना चाहें, इसके ग्राफ को तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको भी आप पढ़ लिया करें। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द एंड पॉइंट एट द टॉप ऑफ वेपराइजेशन। इससे रिलेटेड कोई बात होगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। जी स्टूडेंट, ये बॉयल्स लॉ को मज़ीद समझने के लिए एक सिलेंडर पर गौर करें। ये एक ही डायग्राम है लेकिन दो मुख्तलिफ स्टेट्स में इसको शो किया गया है, याद रहे। ये आपके सामने जो है एक गिलास, ये एक सिलेंडर है, इसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो इनक्लोज किए गए हैं। यानी इसके अंदर जो है यूँ समझे हैं, ये बर्तन में जो है गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसको रेड कलर से हमने शो कर दिया। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ अ सिस्टम। इसको सिस्टम भी कहते हैं। सिलेंडर का एक जो है वो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसमें गैस मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यू कैन सी है। अच्छा, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर का, ये वेट है जो इस पर इसके पिस्टन पर मौजूद है, और इस वक्त पिस्टन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, पिस्टन इज़ मूवेबल। दो तरह के पिस्टन बताए थे ना, एक मूवेबल होते हैं और एक फिक्स्ड होता है। ये फिक्स नहीं है, मूवेबल पिस्टन है।
और इस वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में। इसका मतलब है कि ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों क्या है, सेम है। अब आप गौर से देखें यहाँ पे, तो एक नतीजे पर हम पहले पहुंच जाते हैं। गैस मौजूद है, आइए वो जो 4 क्वांटिटीज़ बताई हैं कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, उन पर बात कर लेते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर जो गैस मौजूद है उसका मास जो है वो फिक्स्ड है, उसको आप n नंबर ऑफ मोल से शो कर सकते हैं कि n मोल्स ऑफ मास फिक्स्ड है इसमें, या इस मास को m1 की अलामत से भी शो किया जा सकता है। दूसरा ये प्रेशर पर बात कर लेते हैं। प्रेशर में क्या होगा, गैस के मालिक्यूल्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन को धकेलने के लिए, लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा। उसकी वजह यह है कि ऊपर का प्रेशर, यानी जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे गैस के मालिक्यूलों का प्रेशर ऊपर की तरफ है। अब चूंकि पिस्टन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हालत तवाज़ुन में है, इसका मतलब ये हुआ कि गैस का प्रेशर वही होगा ऊपर की जानिब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव होगा नीचे की जानिब। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, फिलहाल कांस्टेंट है, या इस प्रेशर को आप P1 का नाम दे देंगे, हम प्रेशर चेंज करेंगे, इसको क्या नाम दे दें, P1 का नाम दे दें। तो ऊपर और नीचे का प्रेशर बहरहाल सेम है, समझ गए बात। अब देखें क्या होगा, इस वक्त गैस ने जितनी जगह घेरी हुई है आपके सामने मौजूद है, इसको हम नाम देंगे वॉल्यूम का। दिस इज़ वॉल्यूम। ये गैस ने जितनी भी अंदर जगह घेरी हुई है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको हम V1 का नाम देंगे। तो गैस का वॉल्यूम है V1 और प्रेशर कितना है, P1। और जाहिर सी बात है गैस के मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल्स डिफाइन द टेम्परेचर। तो एक ख़ास टेम्परेचर भी होगा, उस टेम्परेचर को हम नाम दे देते हैं T का। और याद है कि टेम्परेचर बॉयज़ लॉ में चेंज नहीं होता, तो उस टेम्परेचर को आप क्या नाम दे दें, T का नाम दे दें। T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, आपने प्रेशर को चेंज करना है। याद रखिएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और ना ही मास चेंज होगा। मास तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि मास को तो बाहर निकाल ही नहीं रहे आप, फिक्स्ड है। और टेम्परेचर जो है वो भी चेंज नहीं करना, उसको चेंज करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है, या तो गर्माइश का अमल करना पड़ता है या ठंडक का, वो भी नहीं है सिस्टम इस वक्त। तो टेम्परेचर मास क्या रख दिया आपने, कांस्टेंट रख दिया। याद रहे कि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब प्रेशर को और वॉल्यूम को देखें किस तरह चेंज होंगे, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। यहाँ पर ये P1 है, अगर हम इसके ऊपर से वेट को रिमूव कर दें, क्या कर दें, वेट रिमूव, दो सूरतें, या तो वेट रिमूव कर दें या इसके ऊपर एक वजनी वेट और डाल दें, दोनों सूरतों में बात की जा सकती है। फर्ज कर लें मैं इसके ऊपर से वेट को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं वेट रिमूव करूँगा तो ऊपर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे ही होगा, और नीचे का जो प्रेशर है वो फ़ौरन इस पिस्टन को धकेल देगा किस तरफ, ऊपर की जानिब। तो वेट हट चुका है। दूसरी डायग्राम पे गौर करें, ये इनिशियल स्टेट है, याद रहे, ये जो सिलेंडर नज़र आ रहा है ये इनिशियल स्टेट में है इस वक्त, सिस्टम इनिशियल स्टेट। और यहाँ पर क्या होगा, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। वेट रिमूव हो गया तो पिस्टन मूव करके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब वो जो n मालिक्यूल्स ऑफ गैस थे या फिक्स मास ऑफ गैस था वो फैल जाएगा, ऐसे ही ऊपर भी उसको जगह मिल जाएगी। इस तरह जो मालिक्यूल्स हैं अंदर ही रखिएगा, बाउंड्री से बाहर चला गया एक मालिक्यूल, ऐसा नहीं होगा। ओके, इस तरह से क्या होगा, ये गैस मालिक्यूल जो है वो फैल जाएंगे। अब उनको पहले के मुकाबले में वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रेशर वेट रिमूव करने पर चेंज हो गया, कम हो गया, P2 हो गया प्रेशर। और वॉल्यूम चूँकि पिस्टन मूव करके ऊपर गया तो वॉल्यूम में इजाफा हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो याद रहे कि प्रेशर जो था वो अब P2 हो गया और जो वॉल्यूम था वो V1 से चेंज हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, V2 हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा जगह घेरी है गैस मालिक्यूल्स ने, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है
वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे P1 V1 उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह इस फाइनल स्टेट में भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं P2 V2। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ये कांस्टेंट रहेगा, इसने चेंज नहीं होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 इनिशियल स्टेट ऑफ गैस इज इक्वल टू P2 V2 फाइनल स्टेट ऑफ गैस। ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको मज़ीद आप समझ सकते हैं इस तरह से। आइए मज़ीद समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक तरफ प्रेशर ले लूँ, एक तरफ वॉल्यूम, और यहाँ पर उसका प्रोडक्ट ले लें PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये टॉपिक छेड़ा है तो इस पर बाद मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे। और यहाँ पर फर्ज कर लें आप डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। फर्ज कर लें प्रेशर जो था वो कितना ले लें, चले मैं 50 ले लेता हूँ। प्रेशर 50 था और वॉल्यूम था सपोज 4। प्रोडक्ट लीजिए इसका, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो दिस विल गिव यू, बहुत ही अजीब चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, 200। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 200। अगर प्रेशर को हाफ कर दें यानी 25 कर दें, अब देखें प्रेशर को हाफ कर दें, ये मिसाल दी जा रही है समझाने के लिए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे ही ना, पर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो जिस रेशो से प्रेशर कम होगा वॉल्यूम उसी रेशो से बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम प्रेशर 50 से आधा होकर 25 हो गया, तो वॉल्यूम 4 से डबल होकर 8 हो जाएगा। अब आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो अभी भी जवाब क्या आएगा, 200 ही आएगा। समझ रहे बात को, करके देख लीजिएगा। तो आपने गौर किया है इस मिसाल में कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। एक और 25 से फर्ज कर लें कि और आधा कर दें इसको, 25 का आधा क्या होता है 12.5, तो 8 का फिर डबल हो जाएगा वॉल्यूम, 8 का डबल क्या होता है 16। अब अगर 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो दोबारा प्रोडक्ट वही आएगा 200। कहने का मकसद ये है कि प्रेशर जिस रेशो से कम होता चला जाएगा वॉल्यूम उसी रेशो से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो दिस इज़ द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल का कानून है जो आपके सामने ग्राफ की सूरत में भी हमने बयान कर दिया और ग्राफ की दोनों सूरतें भी आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर सवाल एक जहन में पैदा होता है कि ठीक है प्रोडक्ट कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का इन्हिसार भी किसी चीज़ पर होना चाहिए। तो याद है कि ये जो प्रोडक्ट वैल्यू आ रही है जो हमने मिसाल ली है समझाने के लिए 200, यस, इसका इन्हिसार होता है मास पर। किस पर होता है, मास पर। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाए तो उसके लिए फिर आपको गैस का मास चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझे? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है PV वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द गैस के। एम से मुराद मास है। मास बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। मिसाल के ऊपर अगर मैं मास डबल कर दूंगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। समझ रहे बात को? अगर मास को क्या कर दिया जाए, डबल, फर्ज कर लें मास को हमने डबल कर दिया तो प्रोडक्ट पहले 200 था, मास डबल होने के नतीजे में प्रोडक्ट 400 हो जाएगा। अब तमाम स्टेट्स के लिए प्रोडक्ट क्या रहेगा, 400 रहेगा, क्योंकि मास पहले के मुकाबले में डबल कर दिया गया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मास डबल करने पर प्रोडक्ट कैसे दुगना हो जाएगा। तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। होता यह है कि जब आप मास डबल करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। नहीं समझे? जब आप गैस का मास डबल करेंगे यानी मास तो आप लाना पड़ेगा ना, गैस बर्तन में भरनी पड़ेगी। और नहीं, बर्तन में गैस डबल कर दिया आपने तो मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। अच्छा, जब मॉलिक्यूल्स डबल होंगे तो जो रहे, जब मॉलिक्यूल्स डबल होंगे तो उन डबल मॉलिक्यूल्स का जो टकराव है बर्तन की दीवारों से वो भी डबल हो जाएगा। उसका मतलब है प्रेशर डबल हो जाएगा।
तो होता ये कि मास डबल करने पर प्रेशर की वैल्यू दुगनी हो जाती है, जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट है वो पी वी नहीं रहता बल्कि 2PV बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू 200 से डबल होकर क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो ये रीज़न है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, एक कांस्टेंट आ गया, और मास को आप चाहें तो नीचे भेज दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर, वॉल्यूम और मास चेंज होते हैं तो उस सूरत में जो इनका रेशो है PV/M वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक नई चीज़ आ गई, वो हमेशा है वही चीज़, वही सब कुछ है, मेथड वही है, कॉन्सेप्ट बेसिक वही है। तो टू स्टेट्स के लिए फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, P1V1/M1 इनिशियल स्टेट ऑफ गैस है और इज इक्वल टू P2V2/M2 ये फाइनल स्टेट ऑफ गैस है। तो टू स्टेट ऑफ गैस के लिए फिर हम बॉयल्स लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बॉयल्स लॉ की मकसद एक चेंज सूरत है अगर मास को डबल कर दिया जाए या मास को चेंज कर दिया जाए। मेरा ख्याल है आप पॉइंट समझ गए होंगे इससे रिलेटेड जो बात बताई गई। जी स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल प्रॉब्लम है ये आपके सामने 15.2 है। इसको समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में भी आ जाएगी। देखें कैसे, इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ क्या है सूरत हाल। आ सिलेंडर, सॉरी लिखा हुआ है आ सिलेंडर कंटेंस, ये कलर नज़र नहीं आ रहा, कलर चेंज करना पड़ेगा। कौन सा कलर ले लें भाई, इसमें जो नज़र आ जाए आपको, ये ले लेते हैं। आ सिलेंडर कंटेंस 0.80 डेसीमीटर क्यूब। ये कौन है, डेसीमीटर क्यूब। जब DM क्यूब लग गया तो इसका मुराद वॉल्यूम का यूनिट है। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ नाइट्रोजन गैस, एक नाइट्रोजन गैस है, ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.80 डेसीमीटर क्यूब। सिलेंडर में कंटेंट एक सिलेंडर में मौजूद है या बंद है। एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर, ये हवा का दबाव है जिस पर गैस को बंद किया गया है। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अच्छा ये एक सेकंड, 20 वाली लाइन मिस हो गई, दोबारा देखें। अच्छा इसके अंदर अंडू कहाँ से होगा, चलें पता नहीं कहाँ से होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। A cylinder contains 0.80 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर। फिर इसमें एक चीज़ और बताइए कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ATM ये जो प्रेशर के यूनिट हैं SI सिस्टम में और ATM जो प्रेशर का यूनिट है उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आगे कह रहे हैं अब पिस्टन स्लोली स्टार्ट्स कॉम्प्रेसिंग। अब पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉम्प्रेस किया जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे दबाया जा रहा है, वजन बढ़ाया जा रहा है। द गैस टू अ प्रेशर ऑफ 6.0 ATM, कहाँ तक, 6.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जो है आपने पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर था वो पहले 0.80 था, जब आप पिस्टन को दबाएंगे यानी गैस को दबाएंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। कहाँ तक आपने प्रेशर कर दिया, 6.0 ATM हो गया प्रेशर। उसके बाद कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। इसको तो हम पहले अंडरलाइन कर चुके थे गलती से, जबकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बताइए कि जब पिस्टन मूव करके नीचे चला गया तो अब वही गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, फाइनल वॉल्यूम बताएं उसका। तो द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एंड दैट इज मास इज फिक्स्ड। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मास भी फिक्स्ड है। दो चीज़ें फिक्स्ड हैं और दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो देखें यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की, राइट द नॉन क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज टू बी फाउंड। स्टेप 1 है
जिसमें आपको नॉन क्वांटिटीज़ जो है वो लिखनी होती हैं डेटा में, और अननोन क्वांटिटीज़ उनको मेंशन करना है। तो प्रेशर P1 शुरू में जो प्रेशर है वो है 1.2 एटमॉस्फेयर, यू कैन सी हियर अप फ्रॉम क्वेश्चन। तो प्रेशर P1 है 1.2 ATM, शुरू में जो प्रेशर था वो 1.2 एटमॉस्फेरिक है, और जो वॉल्यूम था P1 वो 0.80 डेसीमीटर क्यूब है। तो ये तो इनिशियल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम आ गए। उसके बाद देखें जो प्रेशर फाइनल स्टेट का है वो है 6.0 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ, और फाइनल वॉल्यूम आपको मालूम करना है V2। क्या मालूम करना है? फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। क्या कह रहे हैं? वी डोंट वरी अबाउट द पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बीइंग यूज्ड हियर। अच्छा, आप इससे हरगिज़ परेशान नहीं हो कि प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट कौन से लिए जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो लॉज हैं, गैस लॉज, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं इस यूनिट कन्वर्जन के एतबार से, क्योंकि यहाँ पर जो लॉज हैं वो रेशो की फॉर्म में होते हैं। यही वजह है कि रेशो में अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम इनके यूनिट्स डिफरेंट ले भी लें तो जवाब की हैसियत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि रेशो में याद है ना आपको, जो जब आप जो प्रेशर का रेशो लेंगे तो यूनिट के जो यूनिट्स हैं तो कट जाएंगे। प्रेशर का रेशो लें या वॉल्यूम का रेशो लें तो दोनों तरफ से या एक जानिब जो है यूनिट कट जाते हैं। यही वजह है कि उनके यूनिट जो है वो चेंज होने के नतीजे में जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सो लॉन्ग एज दे आर द सेम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बस इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ जो है वो सेम हो, बाकी कोई भी यूनिट यूज़ किया जा सकते हैं। तो द फाइनल वैल्यू ऑफ V2 विल बी इन डेसीमीटर क्यूब। लिहाजा आपने ऊपर जो वॉल्यूम लिया था वो डेसीमीटर क्यूब में था, तो जो जवाब आएगा वो भी वॉल्यूम किस में होगा? डेसीमीटर क्यूब में ही होगा, बिकॉज V1 इज इन डेसीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं बात को? फिर स्टेप 2 कह रहे हैं राइट डाउन द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी। फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला तो आप जानते हैं बॉयज लॉ में क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक्सक्यूज मी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन, अब वैल्यू लगाइए इन इक्वेशन एंड कैलकुलेट। अब P1 की जगह 1.2 ATM लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है उसको। V1 की वैल्यू मल्टीप्लाई 0.8 डेसीमीटर क्यूब, फिर इज इक्वल टू P2 की वैल्यू 6.0 ATM, और मल्टीप्लाई V2 मालूम करना है आपने, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, अरेंज किया है उन्होंने। 6.0 ATM लेफ्ट पर डिवाइड में चला जाएगा, नीचे आ गया, और V2 अलग रह जाएगा। V2 को सेपरेट साइड चेंज कर दी साथ में, और ऊपर 1.2 मल्टीप्लाई 0.8 मौजूद है। उसके बाद 1.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके 6.0 से डिवाइड कर दें तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 0.16 डेसीमीटर क्यूब। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये है, देखिए वॉल्यूम जो था वो 0.80 था और फाइनल वॉल्यूम 0.16, क्योंकि पिस्टन को कॉम्प्रेस किया गया, दबाया गया नीचे की तरफ, तो वॉल्यूम घटते घटते कितना हो गया? 0.16। अगर आप इसका रेशो लें तो ये बन जाता है तकरीबन 1/5। तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 0.16 डेसीमीटर क्यूब। ये क्यूब के लिए ऊपर 3 लगाना था, गलती से मशीन से नीचे लग गया, और 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, सो द प्रेशर इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 5। नहीं समझे बात को? तो 1/5 हो गए ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब है 5 गुना जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से कम हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम से 5 गुना कम हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि 0.8 और 0.16 का अगर आप रेशो लेते हैं तो 5 के करीब बनता है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो 5 गुना कम हो गया, तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो यकीनन 5 गुना बड़ा होगा। नहीं समझे बात को? प्रेशर 5 गुना बड़ा होगा। नहीं तो आप एक काम करें, 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रेशर आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो प्रेशर इसका मतलब 5 गुना बड़ा है, और वॉल्यूम जो है वो 5 गुना कम हो गया, क्योंकि 0.80 का 5 गुना कम करते हैं तो बनता है 0.16।
बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो कहने का मकसद ये है कि जिस रेशो के साथ प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशो के साथ वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो हमने इस लेक्चर की थ्योरेटिकल हिस्से में बयान किया। आपको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ओके, बस ठीक है, काफ़ी इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ आप इतनी देर तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे चार्ल्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।